हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, नंबर है 790-555-3851। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसके अलावा आपका जो हायर का एग्जाम है जो कि अप्रैल में होने वाला है, इस प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करें तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको प्रश्नों की संख्या 1000 से ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसका प्राइस पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। एंड इसके अलावा MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल जो आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे 15 देखने को मिलेंगे। प्रश्नों की संख्याओं की बात की जाए तो 750 प्रश्न इसमें आपको मिल जाएंगे और इसका प्राइस 120 रुपये है। और इसकी जो परीक्षा होने वाली है वो 1 जून को होने वाली है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के GS पेपर प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें भी 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपको और इसका प्राइस 99 है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा विकल्प होगा, कौन सा विकल्प यहां पर सही है। संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध, यहां पर विकल्प C हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन A यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और इन यात्री को क्या कहा जाएगा। ऑप्शंस में दिए गए हैं, एक संस्था, एक समुदाय, एक समिति, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, इन यात्रियों को क्या कहेंगे हम। एक संस्था कहेंगे, एक समुदाय कहेंगे, एक समिति में यह आएगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहां पर क्या होगा, इनमें से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, बात की जाए जिन्सबर्ग की तो जिन्सबर्ग ने ठीक है, एक सेकेंड रुकेंगे। अर्ध समूह की अवधारणा की अगर बात करें तो जो कि जिन्सबर्ग के द्वारा दी गई थी, एंड इसके बाद अर्ध समूह की बात, या जिसे हम कह ले आभासी समूह, बोटोमोर ने भी बात की थी। अर्ध समूह या आभासी समूह की बात बोटोमोर के द्वारा भी की गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें अर्ध समूह की तो इसमें क्या होता है, निश्चित जो व्यक्तियों का संकलन है। जैसे आपने एग्जाम्पल पे यहाँ पर देखा कि बस स्टैंड या रेलवे स्टैंड पर ट्रेन या बस का वेट कर रहे होते हैं यात्री, तो उनको हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों के संकलन को अर्ध समूह या आभासी समूह कहा जाता है, जिसकी सबसे पहले बात किसने की थी, जिन्सबर्ग ने की थी। ठीक है, जिन्सबर्ग ने की थी आभासी समूह या अर्ध समूह। ठीक है, ये बात सबसे पहले जिन्सबर्ग ने की थी और उसके बाद बोटोमोर का नाम आता। हो सकता है जिन्सबर्ग ना आपको ऑप्शन में देखने को मिले, बोटोमोर देखने को मिले, तो बोटोमोर को टिक करिएगा। एंड ऐसे व्यक्तियों के संकलन को या ऐसा जो समूह है आभासी समूह या अर्ध समूह, इसमें निश्चित संगठन, निश्चित संरचना का अभाव होता है, लोग एक दूसरे के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के संकलन को क्या कहा गया है, आभासी समूह या अर्ध समूह कहा गया है, जिसे क्वाइसी ग्रुप कहा जाता है। अर्ध प्राथमिक समूह की बात की जाए, ठीक है, याद रखिएगा इससे मिलती जुलती है। अर्ध प्राथमिक समूह, अर्ध प्राथमिक, तो ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, ये कूले के द्वारा दी गई है। अर्ध प्राथमिक समूह की बात की जाए तो ये अवधारणा कूले के द्वारा दी गई है। आभासी समूह या अर्ध समूह का कॉन्सेप्ट किसका है, जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर का है। सबसे पहले किसने बात की है, जिन्सबर्ग ने बात की है, इसे याद रखेंगे आप। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, बुर्जुआकरण क्या है। विकल्प है, श्रमिक वर्ग की गतिशीलता की विफलता, उद्योग का स्वचालन, मध्यम वर्गीय पहचान का पुनर्निरूपण, या फिर श्रमिक वर्ग मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं जीवन शैली की
रचना प्रक्रिया है। यहाँ पर बुर्जुआकरण क्या है और बुर्जुआकरण की अवधारणा किसकी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको कई बार क्लासेस में बताया जा चुका है बुर्जुआकरण की अवधारणा, बुर्जुआकरण का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है। जब श्रमिक वर्ग में मध्यम वर्ग की जो लाइफ स्टाइल है वो आपको देखने को मिल जाए तो उसे हम बुर्जुआकरण कहेंगे। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा, ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। एंड आपको आंसर देना है बुर्जुआकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किस विद्वान ने लिखा है अच्छा क्या है या सामूहिक अनुभव से निश्चित होता है, कोई भी दूसरों की तुलना में अच्छा है, इसलिए अच्छाई सामाजिक धारणा है। विकल्प में है मैकेवर, कॉर्नेजो, हॉप हाउस या फिर वीरकांत। किस विद्वान का कहना है कि अच्छा क्या है या सामूहिक अनुभव से निश्चित होता है, कोई भी दूसरों की तुलना में अच्छा है, इसलिए अच्छाई सामाजिक धारणा है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर कॉर्नेजो हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्नेजो हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न है, सांस्कृतिक वरीयता का पूर्वाग्रह तथा भावनाएं उत्पन्न करती हैं, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक वंचना, नृजाति केंद्रिता या फिर सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। सांस्कृतिक वरीयता का पूर्वाग्रह तथा भावनाएं उत्पन्न करती हैं। राइट आंसर क्या होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है, उसे हम क्या कहेंगे, नृजातीय केंद्रिता कहेंगे, ठीक है, नृजातीय केंद्रिता कहेंगे यहाँ पर। और ये जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है, समनर के द्वारा दी गई है, ठीक है, समनर के द्वारा ये अवधारणा दी गई है। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति है अपनी संस्कृति की जो तुलना है वो दूसरे समूह की संस्कृति से करता है और ये पाता है कि जो उसकी व्यक्ति की संस्कृति है वो दूसरे व्यक्ति की संस्कृति से बेहतर है, उच्च है, ठीक है, दूसरे समूह की संस्कृति को वो हीन दृष्टि से देखता है। ये कॉन्सेप्ट नृजाति केंद्रिता है और ये किसके द्वारा दिया गया है, समनर के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, संस्कृति के एकीकरण के वर्णन में संस्कृति लय की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया, मोरिस ओपलर, रॉल्फ लिंटर, रूथ बेनेडिक्ट, मेलानोव्स्की। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। संस्कृति एकीकरण के वर्णन में सांस्कृतिक लय की अवधारणा को किसके द्वारा दिया गया है, ये आपको बताया जा चुका है। सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, सांस्कृतिक लय की अवधारणा मोरिस ओपलर के द्वारा दी गई है, ठीक है, मोरिस ओपलर ने सांस्कृतिक एकीकरण के संदर्भ में संस्कृति लय की अवधारणा दी थी। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसकी है, या इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संस्कृति के एकीकरण के संदर्भ में सांस्कृतिक लय की अवधारणा को किसने दिया था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, किसने कहा है कि पश्चिमीकृत अभिजातों में वर्ग गठबंधन जाति गठबंधन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विकल्प देख लीजिए, MS गोरे हैं, SC दुबे हैं, आंद्रे बेते हैं और IP देसाई यहाँ पर दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, पश्चिमीकृत अभिजातों में गठबंधन जातीय गठबंधन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंद्रे बेते हो जाएगा, ठीक है, आंद्रे बेते हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं द्वंद्व सामाजिक अंतरक्रिया के समान प्रारूप हैं जिनका समाजशास्त्रियों ने नामकरण किया है। ऑप्शंस में प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षा है, सामाजिक संस्था है, सामाजिक नियंत्रण है और सामाजिक प्रक्रिया यहाँ पर दिया गया है। सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं द्वंद्व सामाजिक अंतरक्रिया के समान प्रारूप हैं जिनका समाजशास्त्रियों ने नामकरण किया है। सही यहाँ पर विकल्प क्या होगा, सही यहाँ पर होगा सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया, ठीक है, सोशल प्रोसेस। यहाँ पर इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, सोशल कंट्रोल भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर सोशल प्रोसेस होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी यहाँ पर सही है। एंड बात की जाए जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे टॉपिक्स वाइज, आप वहाँ से उन क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मर्टन के अनुसार विचलन परिणाम है अपर्याप्त समाजीकरण का, व्याधिकीय व्यक्तित्व का, संस्कृति एवं समाज का या फिर समाज के मूल्यों का। मर्टन के अनुसार विचलन परिणाम किसका है, अपर्याप्त समाजीकरण का है, व्याधिकीय व्यक्तित्व का है, संस्कृति एवं समाज का है या फिर समाज के मूल्यों का है। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा,
मर्टन के अनुसार विचलन परिणाम है संस्कृति एवं समाज का। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर सी है। प्रश्न है, निम्न में से किसने न्याय के विभेदक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? बी आर अम्बेडकर, जॉन रॉवेल, एम के गांधी, लियो सरोल। न्याय विभेदक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? न्याय विभेदक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जॉन रॉवेल के द्वारा दिया गया है। यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, जॉन रॉवेल यहां पर राइट आंसर है। प्रश्न है, अधोलिखित संकथनों में से कौन सा कथन उच्च औद्योगिक समाज के संबंध में सही है? उच्च औद्योगिक समाज से संबंधित यहाँ पर कौन सा कथन सही है? देखिए, 4 दिए गए हैं। पहला है कथन, उत्तर औद्योगिक समाज में मजदूर श्रमिक की प्रस्थिति वाला होगा। दूसरा कथन है, समाज बौद्धिक और प्राविधिक ज्ञान को अधिक महत्व देगा। तीसरा है, सौदागर स्वयं कच्चे माल खरीदेगा, उन्हें निर्मित वस्तुओं का रूप देगा और फिर ग्राहकों को बेचेगा। चौथा कथन है, कंप्यूटर जीवन के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित करेगा। अब इसमें से सही कौन सा है ये बताना है। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? समाज बौद्धिक और प्राविधिक ज्ञान को अधिक महत्व देगा और कंप्यूटर जीवन के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित करेगा। यहां पर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, उच्च औद्योगिक समाज के बारे में बात हो रही थी, यहां पर विकल्प डी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, रेखीय परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन में एक आधारभूत यहां पर अंतर बताना है। देखिए, पहला है यहाँ पर रेखीय परिवर्तन एक ही दिशा में बढ़ता है परंतु चक्रीय परिवर्तन ऐसा नहीं करता। रेखीय परिवर्तन हमेशा एक रेखीय होता है परंतु चक्रीय परिवर्तन कभी एक वृत्तीय नहीं होता। रेखीय परिवर्तन का स्रोत केवल बाहरी होता है परंतु चक्रीय परिवर्तन का स्रोत आंतरिक होता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। रेखीय परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन में अंतर बताना था। रेखीय परिवर्तन एक ही दिशा में होता है लेकिन चक्रीय जो परिवर्तन है वो ऐसा नहीं उसमें देखने को हमें मिलता है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, एलेक्स एंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 मार्गों द्वारा रूपरेखित किया है, कौन सा उनके द्वारा नहीं बताया गया है ये बताना है। देखिए, यहां पर दिया गया है, संस्थापक जनकों ने क्या किया, संस्थापक जनकों ने क्या कहा, समसामयिक समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं, और लास्ट है, तर्क क्या सुझाव देता है। एलेक्स एंकल्स ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 3 मार्गों द्वारा रूपरेखित किया है। इनमें से किसकी बात एलेक्स एंकल्स के द्वारा नहीं की गई है? पहला है, संस्थापक जनक ने क्या किया है। दूसरा है, संस्थापक जनकों ने क्या कहा। तीसरा है, समसामयिक समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं, और लास्ट है, तर्क क्या सुझाव देता है। किसकी बात एलेक्स एंकल्स के द्वारा नहीं की गई है समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित? संस्थापक जनकों ने क्या किया, यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहां पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक अंतरक्रिया का एक उदाहरण है? ऑप्शंस है, स्मार्टफोन पर वीडियो गेम खेलना, एक रोचक किताब पढ़ना, अपने भाई से झगड़ा करना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सामाजिक अंतरक्रिया का उदाहरण पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने भाई से झगड़ा करना। ठीक है, यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी यहां पर सही है। प्रश्न है, एकांतिक नाभिकी परिवार की अवधारणा के प्रणेता हैं यूजीन लिटवॉक, कोलिन बेल, पार्सन्स, आईपी देसाई। यहां पर ऑप्शंस है, एकांतिक नाभिकी परिवार किसके द्वारा यह अवधारणा दी गई है? एकांतिक नाभिकी परिवार या पृथक नाभिकी परिवार पार्सन्स के द्वारा दी गई है। अमेरिकी समाज में परिवारों का अध्ययन करके इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, एकांतिक नाभिकी परिवार या पृथक नाभिकी परिवार का। यहां पर विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर राइट है। प्रश्न है, निम्न समाजों में से किस एक समाज को उत्तर आधुनिक समाज के रूप में माना जाता है? ऑप्शंस है, तेल संपन्न राष्ट्रों का समाज, समाजवादी समाज, पूंजीवादी समाज, या फिर औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में उत्पन्न हो रहा समाज। बताइए, किस एक समाज को उत्तर आधुनिक समाज के रूप में माना जाएगा? तेल संपन्न राष्ट्रों का समाज, समाजवादी समाज, पूंजीवादी समाज, या फिर औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में उत्पन्न हो रहा समाज।
सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा, विकल्प डी होगा, औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में उत्पन्न हो रहा समाज। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित हिंदू लॉ एंड कस्टम के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे, जे.डी. मैन, लिंटन या फिर एवांस प्रिचार्ड। हिंदू लॉ एंड कस्टम किसके द्वारा लिखी गई है? हिंदू लॉ एंड कस्टम कौन है लेखक? एस.सी. दुबे, जे.डी. मैन, लिंटन, एवांस प्रिचार्ड। यहाँ पर विकल्प है, राइट आंसर यहाँ पर जे.डी. मैन हो जाएगा। ठीक है, जे.डी. मैन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक के लेखक कौन है? मॉर्गन, एस.सी. दुबे, कपाड़िया, मजूमदार। यहाँ पर ऑप्शंस है। भारत में विवाह एवं परिवार यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया किसकी है? के.एम. कपाड़िया की है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की होती है? वैयक्तिक संबंध, औपचारिक संबंध, जटिल संबंध या फिर इनमें से कोई भी नहीं। प्राथमिक समूह की बात की जाए तो प्राथमिक समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? कूले के द्वारा दी गई है। और कूले ने प्राथमिक समूह के 3 उदाहरण बताए थे। एक तो परिवार बताया था, दूसरा पड़ोस बताया था, और तीसरा इन्होंने किसे बताया था? मित्र समूह को बताया था। ठीक है, यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा? प्राथमिक समूह के सदस्यों में पारस्परिक जो संबंध होते हैं किस तरह के हमें देखने को मिलते हैं? वैयक्तिक संबंध पाया जाता है। ठीक है, अनौपचारिक संबंध देखने को हमें मिलेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, वैयक्तिक संबंध। प्रश्न है, निम्न में से जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे? ऑप्शंस हैं, विभिन्न जातियों के अस्थायी संबंध को, परंपरा पर आधारित विभिन्न जातियों में अंतरक्रिया को, एक जाति द्वारा दूसरी जाति को सेवा प्रदान करने को, या फिर उपरोक्त सभी को। जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे हम? विभिन्न जातियों के अस्थायी संबंध को, परंपरा पर आधारित विभिन्न जातियों में अंतरक्रिया को, एक जाति द्वारा दूसरी जाति को सेवा प्रदान करने को, या फिर उपयुक्त सभी को। यहाँ पर राइट होगा, एक जाति द्वारा दूसरी जाति को सेवा प्रदान करने को। जजमानी व्यवस्था की बात की जाए तो जजमानी व्यवस्था की जो सर्वप्रथम अवधारणा है, या इस तरीके से भी पूछा जाता है जजमानी व्यवस्था की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, तो विलियम वाइजर के द्वारा दी गई सबसे पहले भी। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट भी अगर पूछ लिया जाता है तो भी विलियम वाइजर के द्वारा ही दी गई है। और इनका जो अध्ययन रहा है ये करीमपुर पर रहा है। ठीक है, करीमपुर पर रहा है, ये यूपी का है गाँव करीमपुर, जिस पर अध्ययन करके जजमानी व्यवस्था की अवधारणा विलियम वाइजर के द्वारा दी गई है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, वह कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया है? ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से कौन पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का वर्णन किया है? तो किसके द्वारा सबसे पहले जजमानी प्रथा की बात, जजमानी सिस्टम की बात की गई है? तो सबसे पहले विलियम वाइजर ने की थी। ठीक है, अभी आपको बताया गया सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, या कॉन्सेप्ट किसका है, तो विलियम वाइजर ने दिया है। और जजमानी व्यवस्था की जो बात है वो प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य में की है। ठीक है, प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य से इन्होंने अध्ययन किया है जजमानी व्यवस्था को, और जजमानी व्यवस्था को इन्होंने प्रकार्यात्मक संस्था बताया था। ठीक है, जजमानी व्यवस्था को क्या कहा था कि यह एक प्रकार्यात्मक संस्था है। यहाँ पर वाइजर होगा। और ऑस्कर लेविस ने जजमानी व्यवस्था को शोषणकारी संस्था बताया था। ठीक है, जजमानी व्यवस्था को शोषणकारी संस्था बताया था, ये भी याद रखिएगा, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किसने 3 वृहद उपागमों को वर्गीकृत किया है? उद्विकासीय, सांस्कृतिक और संरचनात्मक में। यहाँ पर ऑप्शंस है, योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, के.एल. शर्मा। यहाँ पर ऑप्शंस है। भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए इनमें से किसने 3 वृहद उपागमों को वर्गीकृत किया है? उद्विकासीय, सांस्कृतिक और संरचनात्मक में। यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? योगेंद्र सिंह हो जाएगा। योगेंद्र सिंह, ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, पश्चिमी प्रभाव के परिणाम स्वरूप आधुनिकीकरण की एक नवीन महान परंपरा अर्थात सांस्कृतिक आधुनिकीकरण ने जन्म लिया है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ऑप्शंस में योगेंद्र सिंह है, पीटर एल्बर्जर है, आर.एम. मैकेवर है, ए.आर. देसाई यहाँ पर दिया गया है। पश्चिमी प्रभाव के परिणाम स्वरूप आधुनिकीकरण की एक नवीन महान परंपरा अर्थात सांस्कृतिक आधुनिकीकरण ने जन्म लिया है, यह कथन किसका है? किसके द्वारा ये बात कही गई है?
यहाँ पर राइट आंसर योगेंद्र सिंह हो जाएगा। ठीक है, योगेंद्र सिंह हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आप देखिए यहाँ पर कथन कारण है। कथन है आधुनिक भारत में संयुक्त परिवार टूट रहा है। कारण है कृषक से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण इसके लिए जिम्मेदार है। तो आधुनिक भारत में संयुक्त परिवार टूट रहा है, ये कथन है। कारण है कृषक से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण इसके लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल यहाँ पर दोनों ही कथन और कारण दोनों ही सही हो जाएंगे और कारण कथन की सही व्याख्या है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित है ट्राइबल लाइफ इन इंडिया। ट्राइबल लाइफ इन इंडिया के लेखक कौन है? एन.के. बोस, के.एस. सिंह, विपिन चंद्र, ताराचंद्र यहाँ पर ऑप्शन है। ट्राइबल लाइफ इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? ट्राइबल लाइफ इन इंडिया, राइट आंसर एन.के. बोस। एन.के. बोस का पूरा नाम क्या है? निर्मल कुमार बोस। कभी कभी पूछ लिया जाता है एन.के. बोस का पूरा नाम क्या है? निर्मल कुमार बोस है। ट्राइबल लाइफ इन इंडिया ये इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। प्रश्न है द अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी को किसने प्रारंभ किया? सिमिल, स्मॉल, वॉट, टॉनीज यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। द अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी किसके द्वारा सबसे पहले बात की गई है? किसने प्रारंभ किया है द अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी को? स्मॉल ने। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, कौन था? समनर, स्मॉल, सोरोकिन, सिमिल यहाँ पर हैं। अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? समनर, स्मॉल, सोरोकिन, सिमिल यहाँ पर ऑप्शंस है। अगर हम बात करें अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के पहले अध्यक्ष की, तो देखिए याद रखिएगा शुरू करने वाले में स्मॉल थे, से स्टार्ट करने वाले या जनक की बात की जाए तो स्मॉल थे, लेकिन जो अध्यक्ष पूछा जाता है तो वार्ड अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? उसमें नाम आता है स्मॉल का। ठीक है, वार्ड अध्यक्ष थे इसके और स्मॉल उपाध्यक्ष हो जाते, लेकिन यहाँ पर देखिए वार्ड है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल को आप टिक करेंगे, यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है? अनुच्छेद यहाँ पर देखिए 342 है, 343 है, 344 है और 345 यहाँ पर दिया गया है। किस अनुच्छेद के द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है? यहाँ पर सही होगा अनुच्छेद 342। अनुच्छेद 342 यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है समाजशास्त्र में स्थायीकरण का संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकास के अभिकरण से, एक प्रक्रिया से, एक प्रतिक्रिया से या फिर एक प्रघटना से? स्थायीकरण का संप्रदाय या स्थायीकरण की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? विकास के अभिकरण से, एक प्रक्रिया से, एक जन प्रतिक्रिया से या फिर एक प्रघटना से? यहाँ पर राइट होगा एक प्रोसेस से ये जुड़ी हुई है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। आखिरी प्रश्न है ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है? ग्राम में प्रजातांत्रिक नेतृत्व का उदय, शिक्षा व युवकों के महत्व में वृद्धि, भूस्वामित्व, परिवार व जाति के प्रभाव में ह्रास्य या फिर उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता? ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की विशेषता नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता, यानी कि यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।